कभी सोचा है कि एक इतना बड़ा देश जहां सैकड़ों भाषाएं और संस्कृतियां हैं, वो एक होकर एक ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ कैसे खड़ा हो गया? आज हम भारत की ठीक इसी कहानी को समझने वाले हैं। मतलब लाखों लोगों के एक साथ आने की कहानी। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद देश में एक नई चेतना जागी। फिर बात होगी गांधी जी के आत्मबल के आइडिया की। हम ये भी जानेंगे कि कैसे एक ही आंदोलन के मतलब हर किसी के लिए अलग-अलग थे। और हाँ, कैसे एक चुटकी नमक ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। और आखिर में वो कौन से प्रतीक थे जिन्होंने पूरे देश को एक भावना से जोड़ दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है कि लाखों लोग जिनकी भाषा, कल्चर, यहाँ तक कि लक्ष्य भी अलग-अलग हैं, वो एक होकर इतने बड़े साम्राज्य से कैसे लड़ सकते हैं। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है एक राष्ट्र का जागरण। इसकी शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद, जब भारत के हालात एक बहुत बड़े बदलाव के लिए कह सकते हैं कि तैयार हो रहे थे। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने भारत पर बहुत गहरा असर डाला। हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने अपना डिफेंस का खर्चा पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा दिए। नतीजतन आम चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। ऊपर से गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा था। और मानो इतना काफी नहीं था कि फसलें भी खराब हो गईं और महामारियां फैल गईं। मतलब मुश्किलें चारों तरफ से थीं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। भले ही हर किसी की परेशानी अलग थी, किसान की, मजदूर की, शहर में रहने वालों की, लेकिन उन सभी परेशानियों की वजह एक ही थी, अंग्रेजी हुकूमत। और इसी साझा दर्द ने, इसी उत्पीड़न की भावना ने पहली बार अलग-अलग ग्रुप्स को एक दूसरे से जोड़ा। यहीं से आप कह सकते हैं आधुनिक राष्ट्रवाद के बीज पड़ने शुरू हुए। और इसी उथल-पुथल के बीच एंट्री होती है एक नए लीडर की, जिन्होंने संघर्ष का पूरा तरीका ही बदल दिया। तो चलिए अब जानते हैं महात्मा गांधी और उनके अनोखे हथियार, आत्मबल की शक्ति यानी सत्याग्रह के बारे में। तो ये सत्याग्रह था क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई विरोध करने का तरीका नहीं था, ये एक पूरी फिलॉसफी थी। गांधी जी का मानना था कि अगर आपकी लड़ाई सच के लिए है, तो आपको ताकत या हिंसा की जरूरत ही नहीं है। ये लड़ाई जुल्म करने वाले के शरीर से नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा से है, जिसे सच और अहिंसा के बल पर जीता जा सकता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, इसे जमीन पर आजमाया भी गया। 1917 में चंपारण में नील किसानों के हक के लिए, फिर खेड़ा में उन किसानों के लिए जो लगान नहीं दे पा रहे थे, और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। इन शुरुआती सफलताओं ने ये साबित कर दिया कि ये नया तरीका सच में काम करता है। अब कहानी पहुंचती है देश के पहले बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन तक। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आंदोलन तो एक था, लेकिन आज़ादी या स्वराज का मतलब हर किसी के लिए एकदम अलग था। यहाँ से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। शहरों में पढ़े लिखे लोगों के लिए स्वराज का मतलब था अंग्रेजों की स्कूल, कॉलेज और अदालतें छोड़ना, लेकिन अवध में एक किसान के लिए, उसके लिए स्वराज का मतलब था ज्यादा लगान और बेगार, मतलब बिना पैसे के काम कराने से छुटकारा। वहीं गुड्डेम हिल्स के आदिवासी किसानों के लिए आज़ादी का मतलब था जंगल पर अपने पुराने हक वापस पाना। और असम के बागान मजदूरों के लिए, उनके लिए तो आज़ादी का सपना था बस किसी तरह उन बागानों से निकलकर अपने गांव वापस पहुंच पाना। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। 1859 में एक कानून था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसके तहत इन मजदूरों को बागानों में एक तरह से कैदियों की तरह रखा जाता था। वो बिना इजाज़त अपने घर तक नहीं जा सकते थे। जरा सोचकर देखिए, उनके लिए आज़ादी का सबसे बड़ा सपना बस अपने गांव की मिट्टी को दोबारा छूना था। और ऐसा भी नहीं था कि आंदोलन में शामिल हर कोई एक ही तरीके में विश्वास रखता था। एक तरफ गांधी जी थे, जिनके लिए अहिंसा सबसे ऊपर थी, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता अल्लूरी सीताराम राजू जैसे लोग भी थे। वो गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उनका मानना था कि आज़ादी बिना हथियार उठाए, बिना बल प्रयोग के नहीं मिल सकती। और आखिर में हुआ भी यही। 1922 में जब चौरी चौरा नाम की जगह पर गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, तो गांधी जी ने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। उनके लिए लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे पाने का रास्ता गलत नहीं होना चाहिए।
ये उनके अहिंसा के सिद्धांत के प्रति उनकी पक्की सोच को दिखाता है। असहयोग आंदोलन तो खत्म हो गया, पर आज़ादी की लड़ाई नहीं। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है और इस बार संघर्ष का प्रतीक बनी एक बहुत ही मामूली सी चीज, नमक। ये सवाल काफी दिलचस्प है ना, कि आखिर एक चुटकी नमक में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की चूल्हे हिला दी। इसका जवाब छिपा था गांधी जी की दूर की सोच में। नमक एक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब हर किसी की थाली में होती है, और अंग्रेजों ने उस पर भी टैक्स लगा दिया था। ये एक तरह से ये दिखाने जैसा था कि उनका कंट्रोल हमारे खाने तक पहुंच गया है। इससे ज्यादा दमनकारी और क्या हो सकता था। और इस जुल्म को चुनौती देने का जो तरीका चुना गया वो भी उतना ही जबरदस्त था। 240 मील, 24 दिन, साबरमती आश्रम से डांडी तक की पैदल यात्रा, ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये पूरे देश को जगाने का एक संदेश था। अच्छा, ये पूरा अभियान बहुत ही योजना के साथ चलाया गया था। सबसे पहले गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को 11 मांगों वाला एक खत भेजा। जब वो नहीं माने तो दांडी मार्च शुरू हुआ। वहां पहुंचकर समंदर के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। और बस ये एक इशारा था, जिसके बाद पूरे देश में लोगों ने अंग्रेजों के कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया। और इस बार ये आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन बना। अमीर किसान, बड़े व्यापारी सब इसमें शामिल हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी और नई बात थी वो थी हजारों महिलाओं की भागीदारी। उन्होंने पहली बार अपने घरों से बाहर निकलकर मार्च में हिस्सा लिया और जेल भी गई। उन्होंने देश की सेवा को एक पवित्र काम माना। लेकिन कोई भी राष्ट्र सिर्फ आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों से नहीं बनता, एक अपनेपन की भावना भी चाहिए होती है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे भावुक हिस्से पर चलते हैं, वो प्रतीक जिन्होंने करोड़ों दिलों में ये भावना जगाई। तो लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए कला और संस्कृति का सहारा लिया गया। अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से याद किया गया ताकि लोगों में आत्मसम्मान जागे। गांव-गांव से लोक कथाओं और गीतों को इकट्ठा किया गया, तिरंगा झंडा बनाया गया और भारत माता की एक छवि गढ़ी गई। ये सब ऐसे प्रतीक थे जिन्होंने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। इन प्रतीकों में एक आवाज भी थी। वो आवाज थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे गीत वंदे मातरम की। ये सिर्फ एक गीत नहीं रहा, ये आंदोलन का नारा बन गया, एक ऐसी पुकार जो हर जुलूस और हर प्रदर्शन में गूंजती थी। और फिर थी एक तस्वीर, एक छवि। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की जो तस्वीर बनाई, उसने पूरे देश को एक चेहरा दे दिया, एक शांत, सौम्य और आध्यात्मिक माँ का चेहरा। और धीरे धीरे इस माँ के प्रति भक्ति ही देशभक्ति का सबूत बन गई। इसने राष्ट्रवाद को एक बहुत ही गहरा भावनात्मक आधार दिया। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं। जब एक किसान का सपना, एक मजदूर की उम्मीद, एक आदिवासी का अधिकार और एक शहर में रहने वाले की आकांक्षा, जब ये सब आज़ादी के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, तो जो राष्ट्र बनता है उसका असली मतलब क्या होता है? ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की नहीं थी, ये तो भारत की आत्मा को गढ़ने की लड़ाई थी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।